शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। कल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे। सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन पर बढ़ावा देंगे। इस बार है मोदी की गारंटी। जी हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट ने इस साल के इलेक्शंस के लिए अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है विद द टाइटल मोदी की गारंटी। ये एक 76 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जहां पर अगर बीजेपी इलेक्शंस में वन साइड जीत जाती है तो क्या क्या डेवलपमेंट्स किन सेक्टर्स में कितने लेवल पे हो सकती है वो सब डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है और वो किन सेक्टर्स में आने वाला है वो भी हमें पता है। तो ऐसे केस में एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि हम इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के उन टॉप स्टॉक्स को पकड़े जिसमें अगर हम एट पर्टिकुलर लेवल्स अभी प्रेजेंट में इन्वेस्ट कर देते तो ना सिर्फ इलेक्शन बल्कि इलेक्शन होने के अगले साल भी हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते रहे। क्योंकि डेवलपमेंट्स ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर होने दो, रेलवे होने दो या फिर कोई भी सेक्टर होने दो, उसमें जो डेवलपमेंट्स होगी वो ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस होगी। वो ऐसा नहीं कि आज हो गई कल रुक जाएगी, वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलती रहेगी। और ऐसे केसेस में अगर हम राइट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है। एंड दैट्स द रीजन मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए वो 5 सेक्टर्स में से उन 10 स्टॉक्स को लाया हूं जिसमें अगर हम इन्वेस्ट कर देते तो डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत ही अच्छे कैसे रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस है, इसमें अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो खुद की रिसर्च के बाद ही करना। तो चलिए बिना किसी रुकावट के उन टॉप स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे इंफ्रा के सेक्टर से, यानी द सेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए। तो पहले देखेंगे कि सेक्टोरल डेवलपमेंट क्या है, जो इंडस्ट्री वो किस तरह परफॉर्म करेगी, और फिर स्टॉक्स के बारे में जान लेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया के अंदर किस तरह ग्रोथ आ सकती है, इसके 3 मैसिव रीजंस है। पहला है द कंस्ट्रक्शन मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अ $1.42 trillion by 2027, expanding at a CAGR of 17.26%। यानी ये जो इंफ्रा का जो सेक्टर है ये हर साल 2027 तक 17% के एनुअल CAGR से ग्रोथ होगा। यानी आप सोच सकते हो जब पूरा का पूरा सेक्टर 17% के CAGR से कंपाउंड होगा तो इसके अंदर की जो कंपनीज है जो इस पर्टिकुलर काम में बहुत ही ज्यादा मदद कर रही है वो किस लेवल पे ग्रो हो सकती है। मोरओवर इंडिया हैज टू एनहांस इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू रीच इट्स 2025 इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट ऑफ $5 ट्रिलियन। हमारा इंडियन इकोनॉमी का टारगेट है, गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2025 तक हमारा जो इकोनॉमी का वैल्यू है वो $5 ट्रिलियन हो जानी चाहिए। और डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में अचीव होते हुए हमें दिखेगा। लेकिन एट पर्टिकुलर लेवल्स अगर हम इस जो डेवलपमेंट है इसके भागीदारी बन जाते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन द राइट कंपनीज एट द राइट लेवल्स तो डेफिनेटली हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का सेकंड कारण था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये आता है कि अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP पॉलिसी द प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड $1.3 ट्रिलियन आर करंटली एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यानी इतनी बड़ी वैल्यूज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि इनमें काम चल रहा है। सो ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो स्टॉक्स की रैलीज है वो किन लेवल पे फट सकती है आप सोच ही सकते हो। तो सेक्टर्स की टॉप 2 कंपनी में आपके लिए लाया हूँ। पहला है IRB इंफ्रा, यानी कि IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। 62 रुपीज के आसपास इसका भाव चल रहा है। ये वीडियो में बना रहा हूँ 10 मई 2024 को, तो जो भी आप आज की वीडियो में नंबर सुनोगे वो सब 10 मई के हिसाब से होंगे। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। कंपनी का मार्केट कैप है 37,000 करोड़ का। कंपनी का फेवरेबल करंट रेशो है। कंपनी के बारे में मुझे एक चीज फैसिनेट करती है वो ये है कि जो ये इंडस्ट्री है यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री, उसमें ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट रेल विकास है, उसके बाद ये सेकंड बेस्ट स्टॉक है। और कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 57% की, यानी कंपनी के ओनर्स के पास इस कंपनी के 57% शेयर्स है। और हमें एक बेसिक प्रिंसिपल पता है कि किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है। और इसके अलावा कंपनी के पास 4 की पॉइंट्स है जो इस कंपनी को एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बना देते हैं। जिसमें पहला है द कंपनी इज इंडियाज लार्जेस्ट रोड BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, BOT ऑपरेटर विद अ पोर्टफोलियो ऑफ 36 प्रोजेक्ट्स। दूसरा है द कंपनी TOT पोर्टफोलियो, TOT टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर। The company's TOT portfolio aggregates 37% of the total TOT market share। यानी पूरे इंडिया का जो टोटल टोल ऑपरेटर ट्रांसफर का मार्केट शेयर जितना भी है उसका 37% ये अकेली कंपनी ओन करती है, विच इज अ वेरी गुड साइन टू इन्वेस्ट। इतना ही नहीं, कंपनी ऑल्सो ओन्स अ 20% शेयर इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क। इंडिया का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क है यानी कि ऐसे नेशनल हाईवेज जो पूरे इंडिया को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ऐसे जितने भी हाईवेज बने उसका 20% कंस्ट्रक्शन इस कंपनी ने किया है।
इट मीन्स दैट दे ओन्स 20% ऑफ सच नेशनल हाईवेज। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे एज अ पर्सनल इंडिविजुअल इन्वेस्टर इस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करता है वो ये है कि कंपनी के पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 500 to 600 किलोमीटर्स का कंस्ट्रक्शन करने की कैपेसिटी है। यानी कल को नितिन गडकरी जी जो हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो इस कंपनी को बोल देते हैं कि मुझे 500 किलोमीटर का हाईवे बना के दो, तो इतना इक्विपमेंट इस कंपनी के पास ऑलरेडी है कि वो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इजीली कैरी आउट कर सकती है। तो मैं तो ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन मेरे लिए इसका एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है 59 से 60 के बीच में, जहाँ पे अगर ये स्टॉक आता है यानी यहाँ से 2 से 3 रुपए नीचे ये स्टॉक आता है तो मैं डेफिनेटली और बहुत ज्यादा क्वांटिटी इसमें ऐड करूंगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल रिसर्च है, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो खुद की रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही करना। तो ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक आता है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ, ये स्टॉक मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट बन चुका है क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मुझे रिटर्न्स तो बहुत ही अच्छे खासे दिए है, लेकिन ये जो कंपनी है, ये जो स्टॉक है, इसने रिसेंटली इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हाईवे नेटवर्क बनाया है जो है अटल सेतु। यस, दिस वाज द कंपनी बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अटल सेतु। कंपनी के बारे में वैसे तो मुझे बहुत ही ज्यादा चीजें अच्छी लगती है, कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत ही फेवरेबल है मेरे लिए, लेकिन कंपनी के बारे में जो फैसिनेटिंग है वो ये है कि कंपनी का जो इंडस्ट्री है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो हमारी आईआरबी की इंडस्ट्री थी उसमें सेकंड बेस्ट आईआरबी आता है और थर्ड बेस्ट आता है इरकॉन इंटरनेशनल। लेकिन कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है यानी हर साल ये कितना डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे करती है वो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, जो कि 1.31%। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी बहुत ही बढ़िया है, 65%। और इतना ही नहीं, कंपनी की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है यानी अगर आप देखोगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस का सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये चारों क्षेत्रों में कंपनी ने पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। और ऐसी ग्रोइंग कंपनी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दे देती है। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो खुद के फाइनेंशियल कैपेसिटी और खुद के रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना। कंपनी के बारे में जो अट्रैक्टिव पॉइंट्स टू इन्वेस्ट है वो कुछ इस तरह बन जाते हैं कि इट इज द ओनली इंडियन पीएसयू and one among 5 Indian companies to make it to the list of top 250 international contractors। और इसी के साथ कंपनी एक सेक्टरल लीडर है इन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी की ऑर्डर बुक मुझे बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करती है, एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है मेरे लिए, क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक पोजीशन है एज ऑन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 वो खड़ी रहती है एट स्ट्रेट 32,500 करोड़, जहाँ पे 73% ऑर्डर्स रेलवेज के साइड से। यानी रेलवेज इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ेगी, क्योंकि हमने मोदी जी की स्पीच में क्लियरली सुना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, ये सारे सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा बूम होने वाले आने वाले टाइम में, तो रेलवेज का काम बढ़ेगा। तो इसके साथ ये जो कंपनीज है जो रेलवेज के अंदर काम करती है, जो इंडियन रेलवेज को कैटर करती है अपनी सर्विसेज, वो उनका भी काम कितना ज्यादा बढ़ सकता है। और इसमें इरकॉन इंटरनेशनल वन ऑफ द बेस्ट आता है क्योंकि अपने टोटल ऑपरेशंस का 73% जो शेयर है वो इंडियन रेलवेज को ये ओन कराती है, यानी कि 73% ऑर्डर्स आर फ्रॉम इंडियन रेलवेज। तो ये था हमारे दो स्टॉक्स फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आईआरबी इंफ्रा, और दूसरा है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल का सपोर्ट रहेगा बताना, तो मेरे लिए इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 210 रुपए के आसपास, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे 210 से ये स्टॉक बहुत बार उठा है। तो 228 पे करंटली चल रहा है, यहाँ से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर ये 210 से 215 के रेंज में आता है तो मैं वहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करूंगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप इसमें अपने लेवल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना। बढ़ते दूसरे सेक्टर की तरफ, दूसरा सेक्टर है हमारा रेलवे सेक्टर। इंफ्रा हो गया, अब रेलवेज। रेलवेज में भी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा रोबस्ट है, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग ग्रोथ है। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू अकाउंट फॉर 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल शेयर ऑफ रेल एक्टिविटी बाय 2050, यानी कि जो 2050 तक पूरी दुनिया का जो टोटल रेल नेटवर्क होगा उसका 40% इंडिया ओन करेगी। ये हमारा एम्बिशन है और डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट इज नोन फॉर अचीविंग इट्स एम्बिशंस। मोरओवर रेलवे सेक्टर के अंदर इंडिया ने अभी, जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आएगी और उन लेवल्स पे काम होगा तो आप सोच सकते हो कि जो डेवलपमेंट है वो ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की तरफ से बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। और ऐसे केसेस में, ऐसी ग्रोइंग इकोनॉमी स्टेज में अगर हम राइट कंपनीज में राइट टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा फ्यूचर पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा ग्रीन होगा। यानी गंदे से गंदे क्रैश में भी आपका पोर्टफोलियो तो ग्रीन ही रहेगा बाय इन्वेस्टिंग एट द राइट लेवल्स। इतना ही नहीं, बजट 2024-25 यानी इस साल का जो बजट आया था उसमें कैपिटल आउटले ऑफ 2.52 लाख करोड़ यानी कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को अलोकेट किया गया है टू मेक एडवांसमेंट्स इन रेलवेज। इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें ये तो निश्चित है कि इंडियन रेलवेज बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट करने वाला है। तो अब इनके टॉप स्टॉक्स कौन से, तो चले जान लेते हैं इस सेक्टर के टॉप 2 स्टॉक्स के बारे में। पहला है हमारा वन एंड ओनली आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 148 के आसपास। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 1,93,000 करोड़। कंपनी का करंट रेशो बहुत ही बढ़िया जो है 17.1 का, यानी कि एक लाइबिलिटी को चुकता करने के लिए इस कंपनी के पास 17 एसेट्स है
यानी कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है ऑन पेपर। तो कंपनी का काम क्या है? कंपनी बोरोज फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स टू फाइनेंस द एक्विजिशन और क्रिएशन ऑफ एसेट्स व्हिच आर देन लीज्ड आउट टू द इंडियन रेलवेज एज फाइनेंस लीज। यानी ये कंपनी IRFC इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री को प्रॉपर्ली फंक्शनल करने के लिए फंड्स की जरूरत जो पड़ेगी उसको फाइनेंशियल मार्केट से उठाती है और ऑप्टिमाइज करके इस इंडियन रेलवेज की तरफ एलोकेट करती है। और ये काम आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। डेवलपमेंट्स होगी, इंडियन रेलवेज की ग्रोथ होगी, सो उस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ही ज्यादा पैसों की आवश्यकता लगेगी जो फैसिलिटेट करके देगी IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे कुछ की पॉइंट्स, तो कंपनी इज अ फंडिंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवेज फॉर मोबिलाइजिंग फंड्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ओवरसीज कैपिटल मार्केट्स। कंपनी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया बात यह है कि कंपनी का जो 86% शेयर होल्डिंग है वो इनके प्रमोटर्स के पास है। कंपनी इसके प्रोज अच्छे हैं और कंपनी अपना जो सेक्टर है यानी कि फाइनेंस का, रेलवे फाइनेंस का सेक्टर, उसमें सेक्टोरल लीडर है। ये फर्स्ट पोजीशन पे आती है, जितनी भी कंपनीज है वो इसके बाद आती है। कंपनी की अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करोगे तो सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है। स्टॉक प्राइस का CAGR पिछले 1 साल में तो रोबस्टली ग्रो हुआ है, यानी कि 3 गुना से ज्यादा पैसे को कर दिया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑन एन एवरेज कंसिस्टेंट बेसिस पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। 15 to 20% से अगर कोई भी कंपनी एनुअली ग्रो कर रही है तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम कर रही है, ऐसा मार्केट में माना जाता है। और डेफिनेटली ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म में आपको एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो कंपनी का करंट प्राइस है 148 रुपीज और मेरे लिए इसका जो सपोर्ट है वो आता है 130 से 31 के बीच में। यानी इन लेवल्स पे अगर ये स्टॉक वापस से आएगा तो मैं डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करूंगा। और 160 पे इस कंपनी का एक स्लाइट रेजिस्टेंस है, तो 160 को अगर डिसाइसिवली क्रॉस करता है विद अ बिग ब्रेकआउट कैंडल तो डेफिनेटली ये वापस अपने ऑल टाइम हाई यानी 193 तक पहुंच सकता है। तो ये था रेलवे सेक्टर का पहला स्टॉक। अब बढ़ते दूसरे स्टॉक की तरफ जो है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। जी हाँ, 488 का इसका करंट भाव चल रहा है। कंपनी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैसिनेटिंग जो की पॉइंट बन जाता है टू इन्वेस्ट वो ये है कि इंडियन रेलवेज का जो मिशन है, जो एम्बिशन है of generating more than 4,500 bullet trains, that is वंदे भारत trains by 2047, वो ये कंपनी की मदद से बहुत ही जल्दी पूरा हो सकता है। बिकॉज दिस कंपनी दैट इज जुपिटर वैगन्स लिमिटेड इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स। यानी वंदे भारत ट्रेन का जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें ये कंपनी बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके काम करता है। कंपनी की इंडस्ट्री आती है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे ये कंपनी सेकंड बेस्ट है। लेकिन कंपनी की अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो इन सारी चीजों में ये कंपनी ने बहुत सी कंपनीज को आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा रोबस्ट है। और स्टॉक प्राइस का CAGR देखोगे तो पिछले 3 साल में पैसे को 2 गुना किया है और पिछले 1 साल में पैसे को 3 गुना किया है। कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी 70% शेयर्स इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, which again becomes one of the best to invest in this company। और इतना ही नहीं, कंपनी के जो आप क्लाइंटल बेस देखोगे, जो कि इनके जो कस्टमर्स है उनमें बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आते हैं, जैसे कि कंपनी सच एज टाटा मोटर्स, देन वी कमर्शियल व्हीकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एक्सेट्रा, ये इनके क्लाइंट्स है। जुपिटर वैगन्स के क्लाइंटल बेस में ये सारी कंपनीज हैं। तो ये सारी बड़ी कंपनीज ऐसे ही तो किसी के भी क्लाइंट नहीं बन जाएगी, अगर उस कंपनी में दम है तभी इन कंपनीज का काम जुपिटर वैगन संभालता है। तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो दैट हाउ स्ट्रॉन्ग दिस कंपनी इज। and more than 70% revenue of this company is generated from Indian Railways। यानी जुपिटर वैगन्स अपना जो भी रेवेन्यू, जो भी कमाई करता है उसका 70% आता है इंडियन रेलवे से। यानी रेलवे सेक्टर के अंदर ये स्टॉक को तो हमें मिस करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो खुद की रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही करना। तो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में हमने देखा कि टॉप 2 सेक्टर्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज के अंदर के कौन से वो दो टॉप स्टॉक्स, टोटल 4 स्टॉक्स के बारे में हमने जाना। 3 सेक्टर्स अभी भी बाकी है, जो है डिफेंस, स्पेस और सेमीकंडक्टर का। 3 सेक्टर्स को भी हम डिटेल में कवर करेंगे विद राइट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट, लेकिन वो होगा इसके अगली वाली वीडियो में। तो तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन और कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।